बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट ए, भाषा और व्याकरण। एक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार, हर जगह अपने मन के विचार या भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने पड़ते हैं। यानी कि अपनी बातें कहना, डिस्कस करना, कॉन्वर्सेशन करना, तभी वो उसकी बात को समझ पाता है। इसके लिए वो भाषा का प्रयोग करता है। बिना भाषा के अपनी बात दूसरों को समझा पाना बहुत कठिन है। इस प्रकार भाषा का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इससे भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं। भाषा मन के भावों विचारों को दूसरे तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। भाषा के भेद। सामान्यतः भाषा में अभिव्यक्ति के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक। मौखिक भाषा, सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक भाषा की। जब कोई व्यक्ति मुख से बोलकर परस्पर भाषण अथवा बातचीत के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण, बातचीत, नाटक, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, टेलीफोन आदि की बातचीत कथित अथवा मौखिक भाषा के रूप हैं। वास्तव में भाषा मूल रूप में मौखिक होती है। मौखिक भाषा के आधार पर ही भाषा का लिखित रूप अस्तित्व में आया। लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति अपने भावों अथवा विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, आप अपनी कॉपी पर लिखते हैं। सांकेतिक भाषा, संकेतों के द्वारा भी मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करता है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत करता है, तो चौराहे का सिपाही हाथ के संकेतों द्वारा चलने या रुकने का। परंतु ये भाव या विचार सीमित और अपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा सभी इच्छित विचारों को न तो प्रकट किया जा सकता है और न ही भली भांति समझा जा सकता है। इसी कारण से सांकेतिक भाषा की इन सभी क्रियाओं को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता। विभिन्न भाषाएं, संसार में जितने समाज या समुदाय हैं प्राय सबकी अपनी अपनी भाषा है। इन भाषा को अलग अलग भाषा परिवारों में बांटा गया है। एक ही भाषा परिवार की भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ माना जाता है। मातृभाषा, उस भाषा को जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, इस भाषा को बालक का सर्वप्रथम इस भाषा से जो है ना बालक का सबसे पहले परिचय होता है। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी भाषा बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी हो। राष्ट्रभाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, किंतु हिंदी को राष्ट्रभाषा की आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं। राजभाषा, राज प्लस भाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है, इसे एक ना समझिए। भारत में कार्यालयीय कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपर्क भाषा, संपर्क जमा भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, वो संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी। भारत की भाषाएं, भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक राज्य हैं। इन राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। संविधान में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ठीक है, भारत के राज्यों में अलग अलग भाषाएं होने पर भी हिंदी एक ऐसी भाषा है
जिसका प्रयोग प्राय सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है, मतलब भाषा में जैसे कुछ पुराने शब्द होते हैं, उनमें चेंजेस आ जाते हैं, है ना? शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, तब उसकी एकरूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, ये जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वो भाषा का मानक रूप कहलाता है। लिपि, अपने विचारों को बोलते समय हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं तथा लिखते समय अक्षरों या वर्णों का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह अवश्य होता है। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। विश्व भर में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं की लिपि समान है और कुछ की लिपि एक दूसरे से भिन्न है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, देवनागरी, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, रूसी, बुल्गारियन, सिरिलिक, चीनी, कांची। ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसमें वर्ण और मात्राएं मिलाकर लिखी जाती हैं। इसी कारण देवनागरी लिपि एक अक्षरिक लिपि है। ठीक है। हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है, जो सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत से हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार है: वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शेरसैनी, शौरसैनी और मगधी अपभ्रंश, हिंदी। हिंदी का झुकाव हमेशा सरलता की ओर रहा है। अपनी इसी विशेषता के कारण इसे उदार हृदय भाषा भी कहा जाता है। हिंदी अन्य भाषाओं की विशेषताओं और शब्दों को बड़ी सरलता से अपना लेती है तथा अपनी जटिलताओं को छोड़ देती है। हिंदी को पढ़ना लिखना इसलिए भी सरल है क्योंकि इसे जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। आज हिंदी का जो रूप प्रचलित है उसे खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली अत्यंत सहज और सरल होने के कारण शीघ्र ही जनसंपर्क की भाषा बन गई है। यही कारण है कि आज हिंदी को भारत की राजभाषा माना जाता है। संसार में बोली जाने वाली भाषाओं में चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी का तीसरा स्थान है। साहित्य। साहित्य के अंतर्गत समय समय पर विद्वान तथा पंडित अपने संचित ज्ञान के आधार पर नवीन विचारों को हमारे समक्ष रखते हैं। विद्वानों का मनन समाज के विकास का साधन होता है, यही साहित्य कहलाता है। अर्थात ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। साहित्य की दो विधाएं होती हैं, गद्य व पद्य। गद्य, जब हम अपनी बात या विचार साधारण रूप में व्यक्त करते हैं तो वो गद्य कहलाता है। कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, जीवनी आदि सब गद्य के उदाहरण। पद, जब हम अपनी बात या विचार काव्य के रूप में व्यक्त करते हैं तब वो पद्य कहलाता है। कविता, गीत, छंद, सोठा आदि पद के उदाहरण। व्याकरण, पहले भाषा प्रयोग में आती है, उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियमों से भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना आ जाता है। व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। सामान्यतः व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनके उच्चारण और लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। फिर है शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, बनावट और परिवर्तन आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद का रूप ले लेता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। व्याकरण का ज्ञान भाषा का ठीक ठीक और प्रभावशाली प्रयोग करना सिखाता है। एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति उस भाषा का व्याकरण जानकर उसे शीघ्रता और शुद्धता से पढ़ना लिखना सीख जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पार्ट 1 विचार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।